विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लहासा की ओर, हालांकि इससे पहले हमने राहुल जी के बारे में पढ़ा ही है कि वे एक घुमक्कड़ी जीवन बिताने वाले लेखक थे। उन्होंने जो यात्रा और भ्रमण के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया था, जो संस्कृति, जो लोक संस्कृति कह सकते हैं या खान पान, रहन सहन और सामाजिक परिवेश, इस सब को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपने सामने प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने ये एक लहासा की ओर यानी तिब्बत की यात्रा की थी। तिब्बत हमारा जो कि एक पड़ोसी देश है, तत्कालीन समय में यह यात्रा उन्होंने 1929-30 में की थी। तो उस समय अपने यहाँ भारत में देखा जाए तो अंग्रेजी शासन था और तिब्बत जाने की अपने भारतीयों को अनुमति नहीं थी। तो तत्कालीन समय में उन्होंने तिब्बत की यात्रा करना चाहा और उस समय तिब्बत की राजधानी थी लहासा। तो ये लहासा की ओर जाते हैं तो वहां जाने की भारतीयों को मनाही थी। इस कारण से ये एक छद्म भिखमंगे के देश में वहां से जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फिर इनको बीच में एक मंगोल सहयात्री इनका मिलता है जिसका नाम सुमति इन्होंने रखा है। हालांकि उसका नाम मूल नाम तो कोई दूसरी है, लेकिन उसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञा। सुमति प्रज्ञा होने के कारण उन्होंने उसको अपना साथी बना लिया और उसका नाम सुमति रख लिया। आगे अब देखिए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि 1929-30 में तिब्बत यात्रा, जो कि नेपाल के रास्ते से लेखक ने की थी। नेपाल के रास्ते से लेखक ने 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की और उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की कोई अनुमति नहीं थी। इसलिए तत्कालीन तिब्बती समाज की इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें जानकारी दी है। तो इससे पहले अपन थोड़े से, हालांकि ये तिब्बती समाज के शब्दों के कारण अपने को कठिन शब्दों को समझना थोड़ा सा जरूरी था। इस कारण से मैंने यहाँ पर आपको ये लिखकर समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। डाँड़ा यानी ऊंची जमीन, ऊंची जमीन को डाँड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार से थोड़ला तिब्बती सीमा पर बसा हुआ एक स्थान, तिब्बती सीमा जहां पर भारत और तिब्बत की सीमा लगती है, वहां पर एक स्थान है, उसका नाम है थोड़ला। इसी प्रकार से ढीठे, ढीठे का मतलब होता है टीले के समान, टीले के समान आकार का ऊंचा स्थान, उसको ढीठे कहते हैं। और उससे आगे है कंडे, कंडे का मतलब होता है छाने, जो अपन गोबर से, गाय भैंस का गोबर होता है उससे बनाते हैं, उपले जिनको कहते हैं अपन, वो। सत्तू, सत्तू होता है किसी भी अनाज को, जैसे अनाज अपन देखें चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, इनको भूनकर फिर जो इनको आटा पीसा जाता है और पीसकर उसके अंदर शक्कर और घी मिलाकर खाए जाते हैं, वो सत्तू कहलाते हैं, वो सत्तू। भरिया यानी भारवाहा, चीरी यानी फाड़ी हुई, चीरी यानी अपन जिसको लीरी कहते हैं मारवाड़ी में, तो वही है, कपड़े को फाड़कर जो बनाया गया है वो। गंडा, गंडा का मतलब होता है जो ताबीज बनाया जाता है एक धागे से या फिर कपड़े से, जो फाड़कर उसमें मंत्र पढ़ते हुए गांठें लगाई जाती है, वो गंडा कहलाता है। सुमति, सुमति एक मंगोल भिक्षु था, मंगोल का रहने वाला, उसका नाम था लोबजट शेख, लोबजट शेख। तो उसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञा। तो लेखक ने सुविधा के लिए इसका नाम लोबजट शेख न कहकर सुमति कहा है, जो कि किस्सा यात्री था, साथ में उसने यात्रा की थी। दोनों चिटे, चिटे का मतलब होता है वह पत्र जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होता है और वहां की यात्रा करने की अनुमति दी हुई होती है। तो एक तरह से मजिस्ट्रेट के हाथ का अनुमति पत्र होता है। उसके बाद में डॉन क्विक्सो, ये होता है स्पेनिश उपन्यासकार था, स्पेन का रहने वाला एक उपन्यासकार था, सार्वेंतेज उसका उपन्यास था, उसका नाम है डॉन क्विक्जॉन, जो उनके उपन्यास का नाम है डॉन क्विक्जॉन। उसका जो नायक था, जो हमेशा घोड़े पर ही चलता था, उसका नाम था डॉन क्विक्सो, डॉन क्विक्सो उसका नाम था। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, अब पाठ की ओर चलते हैं। पहला इसका जो भाग है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा? जो इस प्रकार से देखा जाए तो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ते से ये जा रहे थे लेखक। फरी कलिडपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, नेपाल की भी और हिंदुस्तान की यानी भारत की भी। उस समय इसी रास्ते से हर एक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था।
वह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। वहां पर कभी पहले चीन के जब कब्जे में था तो चीनी पलटन यानी फौजें वहां रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। तिब्बत में जो यात्रा करने जाता है उसको बहुत सारी तकलीफें भी मिलती है, तो कुछ आराम की बातें भी वहां पर अवश्य मिलेगी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। जाति पाति और भेदभाव देखा जाए तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, और न ही औरतें पर्दा करती है। वहां पर घूंघट प्रथा भी नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। वहां की व्यवस्था देखिए, सामाजिक व्यवस्था यदि देखी जाए तो तिब्बत की तत्कालीन कि वहां पर कोई बहुत ज्यादा ही भिखमंगा है तो उसको घर में भले ही ना आने दे, वो भी इस डर से कि वो चोरी कर लेगा। बाकी वहां घर के अंदर किसी भी घर में कोई भी अनजान व्यक्ति घुस सकता है यानी जा सकता है, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, भले ही उससे अपरिचित हो तो भी आप घर के अंदर तक जा सकते हैं। तब भी जब घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। और घर में यदि इस प्रकार से है तो अपन अपना सामान भी दे दे, अपनी झोली में से निकाल कर चाय पकाकर वो अपने को दे देती है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन यानी खोटी जिसको कहते हैं में रख कर आपको दे देगी। आपके पास का जो सामान है, जो चाय बनाने का सामान है, वो उनको दे दीजिए। चाय या सास या बहू किसी को भी दे देते हैं तो बनाकर आपको खोटी के अंदर, खोटी यानी एक मिट्टी का बना हुआ बर्तन जिसके अंदर चाय छानते हैं, और टूंटीदार ढक्कनदार की है, ढक्कन दे दिया जाता है, टूंटीदार आज की केतली अपन कह सकते हैं, चाय की केतली उसमें डालकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय बंद कर ला सकते हैं। चौड़ी यानी रसोई घर। यदि आपको ऐसा लगता है कि बैठक का कक्ष दूर है और रसोई कहीं पीछे है, दूर है, उसमें आपको दिखता नहीं है कि आपकी चाय में पूरा मक्खन आपका डाला है या नहीं डाला है, तो फिर आप स्वयं रसोई में जाकर वहां से चाय पकाकर ला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। भले ही उस घर में आप अपरिचित है, अनजान है, फिर भी आपको कोई मना नहीं है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। वहां चाय का रंग तैयार होने के बाद में उसमें नमक और मक्खन डाला जाता है, तो वहां की परिवेश के अनुसार चाय बनती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। परित्यक्त यानी त्यागा हुआ, जिसमें कोई नहीं रहता है। उस चीनी किले को हम किले से जब आगे चलने लगे तब एक व्यक्ति राहदारी यानी साथ में चलने के लिए, हमारा यात्री साथी बनने के लिए आया। हमने वह दोनों चिट्ठियां उसे दे दी। हमने उसके जो दोनों चिट्ठियां थी वो उसको दे दी, यानी अनुमति तो हमें मिल गई थी, आने की परमिशन मिल गई थी। अब हम तो वहां तिब्बत में थे, उसको वो चिट्ठियां दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। शायद उसी दिन, लेखक कह रहा है कि उसी दिन हम थोड़ला के जो आखिरी गांव है उसमें हम पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, जो कि मंगोल भिक्षु था। उसकी जान पहचान के आदमी यहाँ पहले गांव में भी वहां मिल जाते हैं, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और हम भिखमंगे के वेश में गए थे, क्योंकि भारतीयों को सिर्फ देश में जाने की अनुमति नहीं थी, वहां जाने नहीं दिया जाता था, तो भिखमंगे थे, इस कारण से हमें किसी ने रोका नहीं। और वहां इस प्रकार से इस वेश में होने के बावजूद भी वहां पर हमें काफी इज्जत मिली, अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन परिस्थिति देखिए कि 5 वर्ष बाद में हम वहां से तिब्बत से वापस आए, तो उस समय तिब्बती समाज की स्थिति देखिए कि हम गरीब की स्थिति में नहीं थे। पहले तो भिखमंगे के वेश में गए थे, लेकिन आते वक्त हम एक अच्छे भद्र वेश में थे और घोड़ों पर सवार थे, फिर भी हमें रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे
और उस गांव के सबसे जो गरीब था उसको कहा भाई रहने के लिए हमें थोड़ा आपके पास जगह चाहिए, तो उसने हमें रुकवाया, ठहराया। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। और वहां के लोगों की देखी जाए तो संस्कृति के अनुसार या वहां के जो परिवेश के अनुसार देखा जाए तो शाम के समय सभी लोग छड़ का मतलब होता है शराब पीकर सभी लोग अपना होश हवास खो देते हैं। और 5 साल में इतना परिवेश में बदलाव आ जाएगा, इतनी संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है, ये हमने सोचा ही नहीं था। वहां आकर देखा तो जाते वक्त तो हमें खूब इज्जत मिली थी, मान सम्मान मिला था, एक भिखारी के वेश में भी। और जब हम भद्र यात्री के वेश में आए तो हमें किसी ने घर में ठहरने के लिए जगह भी नहीं दी। तो ये इतना तिब्बती समाज बदल गया था। इस प्रकार से ये अपना आज पहला भाग पूरा होता है। दूसरा अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। धन्यवाद।